be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब जो 2 दिन पहले एक घटना हुई थी जहां पे इंडियन कार्गो वेसल्स या इंडियन शिप्स को अटैक किया गया था आईआरजीसी के द्वारा, उसके बाद में इंडिया ने एक एक्शन लिया था। वो ये एक्शन था जहां पे जो ईरानियन एम्बेसडर है उनको समन भेजा गया, और जो एक पहला स्टेप होता है डिप्लोमेसी में कि आप ऑफिशियली प्रोटेस्ट करते हैं कि जो ये इंसिडेंट हुआ है ये बहुत कंसर्निंग है और कहीं ना कहीं ये इंडिया और ईरान के रिश्ते को डैमेज कर सकता है। लेकिन अब इंडियन नेवी ने भी एक अर्जेंट वार्निंग और एडवाइजरी इशू कर दी है, खासकर उन वेसल्स या उन इंडियन शिप्स के लिए जो अभी भी स्टक हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास, या फिर आप कहेंगे पर्शियन गल्फ के आसपास। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि इंडियन नेवी ने क्या वार्निंग इशू की है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो चीज मैंने प्रेडिक्ट की थी ना लास्ट टाइम सैटरडे को जब मैंने वीडियो डाला था, कि कहीं ना कहीं ये जो अटैक हुआ है ये काफी सारी ग्राउंड रियलिटी को एक्सपोज करता है, जहां पे मैंने आईआरजीसी की फंक्शनिंग पे सवाल खड़ा किया था। और आप जाके देख सकते हैं मेरा वीडियो, मैंने सैटरडे को बनाया था रात को, वहां पे भी आपको प्रूफ और एविडेंस दिख जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं थी। इट वाज जस्ट कि मैंने प्रेडिक्शन किया कि ये पैटर्न्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, और आगे जाके मैं बताऊंगा भी क्यों इंडियन शिप्स को टारगेट किया गया, और आगे जाके हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे क्या सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अब जैसे यहाँ पे एक आर्टिकल देख सकते हो जहां पे इंडियन नेवी ने एक एडवाइजरी और वार्निंग दी है, जो भी इंडियन शिप्स या इंडियन वेसल्स अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास स्टक हैं या फिर वहीं अटके हुए हैं। इंडियन नेवी ने उन्हें यह कहा कि जब तक हम आपको डायरेक्शन ना दें, जब तक आपको क्लियर ऑर्डर ना दिया जाए, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्लियर नहीं करेंगे। और यह साफ-साफ दर्शा रहा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जो सिचुएशन, जहां पे पहले हमें सेलेक्टिव ब्लॉकेड देखने को मिल रहा था, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने पहले यह कहा कि काफी सारी हमारी ऐसी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर वो आईआरजीसी के साथ में या ईरान की गवर्नमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करके इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पास ऑन करती हैं। बट ये सिर्फ ये इशू नहीं था, इन्होंने मेजरली बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटिंग करी है, जहां पे मैं बात कर रहा हूं इंडियन नेवी की। इन्होंने कहा कि जो ये लरक आइलैंड आप देख रहे हैं ना यहां पे, इससे आप दूर रहिएगा और तभी ट्रांजिट कीजिएगा जब हम आपको ऑर्डर्स देते हैं। अब सवाल यह है कि लरक आइलैंड की इंपॉर्टेंस क्यों इतनी बढ़ चुकी है। देखिए, पहली चीज तो यह है कि जो सेफ शिपिंग रूट है वो यही है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जहां पे मैं रेड लाइन अभी मार्क कर रहा हूं। और जो ये इंसिडेंट हुआ था जहां पे दो इंडियन शिप्स को अटैक किया गया था, वो हुआ था कैश आइलैंड और और यहां पे जो है ना आईआरजीसी की बहुत कड़ी पकड़ है, बहुत स्ट्रांग होल्ड है, हेवीली मॉनिटर्ड की जाती है इस पूरी के पूरे आइलैंड को, क्योंकि यहां पे काफी सारे ईरान के ऐसे बेसेस हैं जो एक्टिव हैं। और एक सबसे खास ताकत जो यहां पे आईआरजीसी के पास में ये है कि जो इनकी बहुत ही स्मॉल और फास्टर बोट्स हैं, खासकर जिन्हें गन बोट्स कहा जाता है, जिसके थ्रू ये अभी फायरिंग कर पा रहे हैं या वार्निंग इशू कर पा रहे हैं, और अगर मान लीजिए कोई वार्निंग नहीं मानता है तो उनके ऊपर फायरिंग कर देंगे, जिससे कि वो वेसल्स दोबारा से अपनी उसी जगह पे चले जाएं जहां पे वो पहले तैनात थे। तो यहां पे आईआरजीसी के पास में ये पावर होती है कि ये स्मॉल और फास्टर बोट्स को बहुत जल्दी तैनात कर पाते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आईआरजीसी को लगता है कि उनका कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से धीरे-धीरे गिर रहा है। और मैं एक बार के लिए मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगा जहां पे किस तरीके से जो इंडियन सेलर्स थे, खासकर जो कैप्टन थे, उनमें से जो 2 शिप्स को टारगेट किया गया, उनमें से एक शिप का जिसका नाम है सरनम हेलांड, वहां से किस तरीके की रिक्वेस्ट की गई थी। और खासकर इस वीडियो क्लिप के बाद में एक सवाल खड़ा होगा, उस सवाल का भी मैं जवाब आगे दूंगा। और एक अपील है आपसे, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आपका कोई ओपिनियन है, तो आप कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज़ आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और उसी तरीके से मैं आपके सामने अच्छे से काफ़ी सारी चीज़ें विद रिसर्च आपको प्रेज़ेंट कर पाऊँगा। लेकिन उससे पहले आप एक बार के लिए ये क्लिप सुनिए। Sepa Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. अब यहां पे कुछ सवाल खड़े कैसे हुए। पहला सवाल ये कि अगर इंडियन शिप जिसको आपने क्लियरेंस दे रखा है, आपने कैसे टारगेट किया। दूसरा, क्या इंडिया आपकी एनिमी कंट्री है? नहीं, हम तो काफी टाइम से यही बोल रहे हैं कि वी आर न्यूट्रल, और खासकर हम पीस चाहते हैं, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जो भी सिचुएशन है इसको जल्दी से सॉर्ट आउट किया जाए, और उसके लिए नेगोशिएशन चल भी रहे हैं और काफी सारी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है। मैं उसको किसी और दूसरे वीडियो में कवर करूंगा, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा, बिकॉज इसमें ही काफी सारी डिटेल्स हैं। दूसरा, क्लियरेंस था, इंडिया आपकी फ्रेंडली कंट्री है, आप खुद उसके बारे में मेंशन कर चुके हो। आप वार्निंग दे सकते थे, आप वार्निंग देके वो वैसे भी रिटर्न कर सकते थे, लेकिन आपने फायरिंग क्यों शुरू कर दी? उन सारे सवालों के मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन जो ईरान के सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव हैं टू इंडिया, जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाई, उनसे जब रिपोर्टर्स ने बात करी तो पहली चीज तो उन्होंने ये कहा कि मैं इस इवेंट के बारे में कुछ नहीं जानता। जब इनसे ये पूछा गया, पहली बात, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको जानना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है व्हेन इट कम्स टू इंडिया और ईरान रिलेशन। सेकंड चीज, इन्होंने कहा कि आई होप कि ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। इंडिया और ईरान की रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। ये 5000 साल पुरानी रिश्ते को दिखाता है, जहां पे इंडियन और ईरानियन लोग हर एक लेवल पे कनेक्ट करते हैं, चाहे से इकोनॉमिकली हो, हिस्टोरिकली हो, कल्चरल वाइज हो, हर तरीके से आपको एक स्ट्रांग बॉन्ड देखने को मिलेगा।
लेकिन आप मुझे बताइए, इस इंसिडेंट के बाद में ये दूसरा इंसिडेंट क्यों हुआ? दूसरा कौन-सा इंसिडेंट? दूसरा इंसिडेंट जहां पे एक और इंडियन शिप या इंडियन वेसल जिसका नाम है भाग्य लक्ष्मी, उसको वार्निंग दी जाती है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पास नहीं कर सकते, अभी ये ब्लॉक्ड है और आप दोबारा से अपनी उसी पोजीशन पे चले जाइए जहां से आपने शुरुआत की थी। उसका भी मैं वीडियो दिखाऊंगा क्योंकि एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक्स के ऊपर उस वीडियो को भी पब्लिश किया। बट उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आ रहा है एक शिखर इवेंट जो कि होने वाला है 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे के ऊपर। यहां पे आपको यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी पे जाना है और नोटिफाई मी पे आपको क्लिक करना है जिससे कि आप इस इवेंट को लाइव अटेंड कर पाएं। अब मान लीजिए आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स नहीं हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं है कि ठीक है कोई भी यूपीएससी एजुकेटर आ रहा है, टॉपर्स आ रहे हैं, वो अपनी गाइडेंस दे रहे हैं, वो डायरेक्शन दे रहे हैं, वो हमें स्ट्रेटजी बताएंगे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर अ जनरल मास, तो भी आपके लिए काफी सारे रिवॉर्ड्स हैं। हालांकि मैं प्रमोशन उतना लंबा नहीं करता हूं क्योंकि काफी लोगों को पसंद नहीं है और मेरी जनरल मासेस हैं और आई रेस्पेक्ट देम, बट आई थिंक ये पहली बार होने वाला है जहां पे मैं शायद 30 टू 45 सेकंड्स आपके लूंगा, तो सो सॉरी फॉर दैट इफ यू फील लाइक दैट। उसमें क्या करना है, जब ये YouTube लाइव इवेंट हो रहा होगा जो यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी पे होगा, वहां पे आपको गेम ऑफ ज्ञान देखने को मिल जाएगा। जब YouTube लाइव हो रहा होगा उस टाइम पे 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और अगर आप उन 5 क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं YouTube लाइव चैट के अंदर, इसमें आपको फास्ट भी होना है, आपको सही भी होना है, जहां पे आप 1 लाख तक के इनाम पा सकते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे सर रजिस्टर कैसे करवाना होगा? क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, वो कंपल्सरी है अगर आपको ये गेम ऑफ ज्ञान इवेंट अचीव करना है या इसमें 1 लाख तक के इनाम जीतने हैं। तो आपको ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई विल टेल माय यूट्यूब मैनेजर कि वो ये जो लिंक है उसको पेस्ट कर दें। आपको उसको लिंक पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड और लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने से पहले क्या होगा, जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा तो आपको एक यूट्यूब चैनल आईडी मिलेगी और ये यूट्यूब चैनल आईडी जब आप यूट्यूब आईडी को उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पेस्ट कर देंगे तो देन यू आर रेडी टू प्ले। जब भी इवेंट होगा, जब सवाल पूछे जाएंगे, आप आराम से जवाब दे सकते हैं। तो प्लीज ये सारी कंडीशन इनको मान के चलिएगा। अब एक बार के लिए जो भाग्य लक्ष्मी, अगेन एक इंडियन वेसल जिसको क्लियरेंस नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी वो क्यों गया मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है क्योंकि अभी तक रिपोर्ट्स ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन इनको भी वार्निंग दी जाती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज है और आप दोबारा चले जाइए। हैव अ लुक एट दिस एंड उसके बाद में वन बाय वन जो भी सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है उसके ऊपर हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे, जो मैंने खुद प्रेडिक्ट किया था या जिसके बारे में बताया था मैंने ऑन सैटरडे जब इंडियन शिप्स पे अटैक हुआ। हैव अ लुक एट दिस क्लिप। Threat is blocked and pass from that is forbidden. And there is no action to report you immediately. You are ordered to go back to report immediately. You get my message? Okay, copied your message. I will turn back and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Yes, sir. अब ये कम्युनिकेशन फिर उसके बाद में इंडियन नेवी को शेयर भी किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि 18 को इंसिडेंट हुआ, हमने समन किया एम्बेसडर को, उसके बाद में हमने अपना कंसर्न भी दर्ज कराया कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जितना जल्दी खोल सकते हैं उतना जल्दी खोलिए, खासकर व्हेन इट कम्स टू इंडियन नेवी और इंडियन शिप वेसल्स। अब बात यह है कि यहां पे मुझे ऐसा लगता है जो ये चीज हुई है इंसिडेंट, ये जब इन्होंने पूछा, वहां के कैप्टन ने या सेलर ने जब पूछा कि हमारे लिए परमिशन नहीं है ना इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूज करने की, तो मुझे लग रहा है कि ये कंफर्म किया गया है कि अब इंडियन वेसल्स को भी अलाउ नहीं किया जा रहा। जैसे 18 को एक इंसिडेंट हुआ और फिर उसके बाद में 19 को ये एक ऐसा इवेंट था, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका लिस्ट पे नाम ही नहीं था, क्योंकि जब लिस्ट पे नाम था तब इंडियन शिप्स को टारगेट कर दिया गया, तब आपका नाम ही नहीं था, तो क्या आप जाएंगे वहां से? क्योंकि आपको तो आईआरजीसी के साथ में और ईरान की गवर्नमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अगर आपको जाना है। तो आई थिंक ये सिर्फ एक तरीका था जिसे चेक करना चाहते थे कि क्या इंडियन शिप्स को अब अलाउ किया जा रहा है, और यही सबसे बड़ा कंसर्न है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो देयर इज गोइंग टू बी ह्यूज बैकलैश फॉर द प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज ये सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगी व्हेन इट कम्स टू इंडिया और ईरान रिलेशन। अब जहां तक आप उस दिन की बात करेंगे, क्योंकि अप्रैल 18 को सिर्फ ऐसा नहीं था कि इंडियन शिप वेसल को जब टारगेट किया गया उससे पहले कोई वेसल पास ऑन नहीं किया गया था। अराउंड 35 वेसल्स ने सक्सेसफुली ट्रांजिट किया था, जिसमें इंडिया का भी एक शिप था जिसका नाम था देश गरिमा। लेकिन आईआरजीसी अचानक से 5:30 बजे, अगर आप इंडियन टाइम पूछेंगे तो 5:30 बजे शाम के अचानक से ये बोलती है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर रहे हैं। और जैसे ही देश गरिमा जो कि आराम से क्रॉस कर चुका था, उसके बाद में इंडियन नेवी अरेबियन सी में इसको एस्कॉर्ट करके लेके जाती है और अब बताया जा रहा है कि ये मुंबई पे अप्रैल 22 को अपने आप का इसका अराइवल डेट जो है एक्सपेक्टेड है। और अभी तक अगर आप इंडियन शिप्स का स्टेटस पूछेंगे तो 14 ऐसी इंडियन शिप्स हैं जो पर्शियन गल्फ में है, जो वेट कर रही हैं कि हॉर्मुज कब हम क्लोज करें। और इंडियन नेवी अभी कांस्टेंट कम्युनिकेशन में इन वेसल्स के साथ में, और इसीलिए इन्होंने एडवाइस किया कि आप तभी मूव करेंगे जब हम आपको डायरेक्ट करेंगे। तो अब सिचुएशन यहां तक पहुंच चुकी है और काफी सारी ऐसी इंडियन नेवी शिप्स हैं जो पर्शियन गल्फ के आसपास तैनात हैं कि जिससे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारी शिप्स क्रॉस करें या पास ऑन करें, हम उनको एस्कॉर्ट करके जो भी डॉक या जो भी हार्बर पोर्ट है वहां तक अराइवल करवा सके।
और इसी चीज़ के बारे में हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट भी दिया कि हमने अपना डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट दर्ज करा दिया है, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी बताया है और हमने कहा है ईरान की अथॉरिटीज़ को, खासकर ईरानियन एम्बेसडर को कि आप अपनी ईरानियन अथॉरिटीज़ को ये मैसेज कन्वे कर दीजिए और जितना जल्दी आप रिज़्यूम कर सकते हैं, उतना जल्दी आप रिज़्यूम कीजिए। लेकिन ये सिचुएशन खराब कहाँ से हुई? मतलब ठीक है, इनिशियली हमें कन्फ्यूजन देखने को मिला क्योंकि पहले डोनाल्ड ट्रंप ये डिक्लेयर कर देते हैं स्ट्रेट ऑफ ईरान इज़ ओपन और हालाँकि पहले डोनाल्ड ट्रंप पे आप कम बिलीव करते हैं, लेकिन जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरगाची ने ये ट्वीट कर दिया हो कि जिस तरीके से लेबनान में इज़राइल ने सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया है, जितने भी कमर्शियल वेसल्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जा सकते हैं, ये ओपन है फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सीज़ फायर। जब तक सीज़ फायर है, जब तक हम अलाउ कर रहे हैं और ये कोऑर्डिनेटेड रूट आपको पहले भी बताया जा चुका है और आपको आईआरजीसी के साथ में कोऑर्डिनेट करके ही आगे जाना है। लेकिन ना खाली आईआरजीसी ने इसका बैकलैश किया, इवन जो ईरान की स्टेट मीडिया है, उन्होंने भी पूछा इसका एक्सप्लेनेशन कहां है? आपने वीडियो क्यों नहीं डाला? आपकी जो ये ट्वीट है ये इनकम्प्लीट है और ये बहुत ही बैड ट्वीट है। आपको सबके साथ में कंसल्ट करना चाहिए था और आपको इसके बारे में बताना चाहिए था। अगर आप इसको क्लियरली एक्सप्लेन करते तो शायद वेगनेस ना होती, शायद कंफ्यूजन ना होता, चाहे से वो ईरानियन गवर्नमेंट है या फिर आप कह दीजिए आईआरजीसी है एंड व्हाट नॉट। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये सिचुएशन नहीं आती, इस तरीके का कहा। लेकिन ये चीज एक तरफ इशारा कर रही है, जो इशारा तब भी हो चुका था जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमीनी को मारा गया था। उसके जस्ट एक हफ्ते बाद में ही हमें इंटरनल रिफ्ट देखने को मिल रहा था। एक तरफ जो ईरान की सिविलियन गवर्नमेंट है जिसमें दो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, एक है ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान एंड दूसरे हैं आपके ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरगाची, जिनको आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और देन उसके बाद में इस इंटरनल लिफ्ट के बारे में बहुत जगह आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं। यहां तक कि आईआरजीसी नेवी ने तो ओपन चैनल पे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को इडियट कह दिया था। एक बार के लिए आप ये क्लिप सुनिए सो दैट यू कैन वेरीफाई दैट एंड देन हम करते हैं इसका प्रॉपर एनालिसिस। This is Iranian Sepan Navy calling on channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiots. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepan Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of अब ये Hormuz. वीडियो आपने सुन लिया होगा। अब समझिए मेरी बात, जो इंडियन शिप्स पे अटैक हुआ वो क्यों हुआ वो समझाता हूं मैं, क्या किस तरीके की सिचुएशन आई है। और ऑब्वियसली मतलब अब इंडिया ईरान के जो है बीच में थोड़े रिश्ते जो है इसको लेके कहीं ना कहीं एक इरिटेंट पैदा हो चुका है और अगर ये सिचुएशन सॉल्व नहीं होती है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब हुआ ये कि जितने भी वेसल्स थे, बहुत सारे वेसल्स एक साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ आगे बढ़ रहे थे उसको क्रॉस करने के लिए, और वहां पे फ्रेंच वेसल्स भी थे, ग्रीक वेसल्स भी थे, और लेकिन फ्रंट लाइन पे सबसे आगे ये दो इंडियन शिप्स थी जिसमें एक जैग अर्नव और दूसरा सैरनैम हेराल्ड करके था। और उस टाइम पे जब रिपोर्ट्स निकल के आई कि तो कोई वार्निंग इशू करी नहीं गई थी, लेकिन अब जिस तरीके की क्लिप आई है वहां पे ये कहा गया कि हमको तो परमिशन मिली है और आपने फिर भी अटैक कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान ने या ईरान की सिविलियन गवर्नमेंट ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है, बट इसमें काफी सारे केसेस हैं। या तो जो अनाउंसमेंट किया गया वो आईआरजीसी तक पहुंचाया नहीं गया, और इसमें मुझे कम चांसेस देखने को मिलते हैं क्योंकि जब 17 अप्रैल को ये चीज हुई है, आप 18 अप्रैल को 5:30 बजे इंसिडेंट हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ होगा, ये बताया नहीं गया होगा। और इसीलिए मैंने प्रेडिक्ट किया था हो सकता है आईआरजीसी वर्सेस ईरानियन गवर्नमेंट आपको अभी देखने को मिल रहा है, और विद इन आईआरजीसी भी आपको रिफ्ट देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जब ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा गया था यूएस और इजराइल की कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक से, उसके एक हफ्ते बाद ही आईआरजीसी जो है वो कहीं ना कहीं नाखुश था, अपसेट था ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान से। आईआरजीसी ये चाहता था कि अब हमारे पास में कंट्रोल आए जिससे कि हमें जब भी ठीक लगे हम वैसे अटैक कर सकते हैं। इसलिए आपको मोज़ेक डिफेंस स्ट्रेटजी देखने को मिलती है जहां पे अलग-अलग 31 रीजन है, जहां पे लोकल लेवल पे जो भी आईआरजीसी के लीडर्स हैं वो उस टाइम पे जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अपने स्टेप्स को प्लान करती है। अब चाहे से अटैक प्लान करना हो, सीज करना हो, वार्निंग देनी हो एंड व्हाट नॉट। और यही सबसे बड़ी ताकत थी ईरान की, जिस तरीके से वो यूएस और इजराइल को हैंडल कर पा रहे थे। और ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि अगर वो आईआरजीसी के पास जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्डलाइनर्स हैं, तो शायद वो नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कांटेक्ट किया ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर को, ईरान के प्रेसिडेंट को। हालांकि ईरान के प्रेसिडेंट अभी ज्यादा पिक्चर में भी नहीं है। अगर दो लोग आपके जहन में आ रहे होंगे तो एक ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर है मोहम्मद गालिब, और दूसरे हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास। मेरी आवाज थोड़ी सी खराब है तो प्लीज उसको बियर कीजिएगा। अब जब आईआरजीसी को ये लग रहा है कि हम तो नेगोशिएट ही नहीं करना चाहते हैं, जिस तरीके से यूएस और इजराइल बार-बार अटैक कर रहे हैं, और ईरान के प्रेसिडेंट ने ये तक कह दिया था आईआरजीसी को कि प्लीज आप गल्फ स्टेट्स को अटैक मत कीजिए, इससे उनकी इकोनॉमी भी खराब हो रही है और हमारी इकोनॉमी भी खराब होगी क्योंकि हमारे ऊपर भी अटैक किए जाएंगे। और सिविलियन लीडरशिप का मानना यह है कि नेगोशिएशन किया जाए अब, और साथ-साथ में इकोनॉमी को इंप्रूव किया जाए, बिकॉज इकोनॉमी भी ईरान की कोलैप्स कर रही है। और यही रीजन था कि आपको ईरान की सड़कों पे इतनी भारी तादाद में प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। तो अब सवाल पूरा का पूरा यही खड़ा हो चुका है कि या तो आईआरजीसी वर्सेस ईरानियन गवर्नमेंट हमें देखने को मिल रहा है, और विद इन आईआरजीसी भी आपको ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। और खासकर एक सवाल यह है कि जो
पहले सिचुएशन थी ना जहां पे आपको सेलेक्टिवली ब्लॉकेट देखने को मिल रहा था। अब आईआरजीसी जिस तरीके के स्टेटमेंट ईरान एफएम के लिए बोल रहा है कि दे ही इज एन इडियट, और अब जो बाकी ईरान के प्रेसिडेंट के साथ में भी उनके काफी सारे क्लैशेस थे, तो ये साफ-साफ दर्शा रहा है कि आईआरजीसी बहुत पावरफुल हो चुका है, जो कि पहले भी था। ऐसा नहीं कहूंगा कि ये सिर्फ मिलिट्री है, इनका खुद का बिजनेस एम्पायर है, ये काफी सारी चीजें, पोर्ट, हार्बर्स, काफी सारे इकोनॉमिक एम्पायर्स को ये होल्ड करते हैं, वहां से ये पैसा बनाते हैं और खासकर ये मेजर डिसीजंस भी लेते हैं ईरान के अंदर। और अगर ऐसा होता है तो आप प्लीज भूल जाइए, सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल होने वाली है। लेकिन हुआ ये कि जब इंडिया को अलाउ कर रखा था तो फिर क्यों नहीं जाने दिया गया? इसके पीछे रीजन ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया और ईरान के एफएम ने ये ट्वीट किया कि ओपन स्ट्रेट, तो आईआरजीसी शायद इससे खुश नहीं था, और उसके बाद में जो पहले सेलेक्टिव ब्लॉकेड भी किया जा रहा था उसको इन्होंने जीरो ट्रांजिट कर दिया कि अब नए रूल्स आ चुके हैं, नई रिजीम के हिसाब से नए रूल्स हैं, और वो नए रूल्स ये हैं कि अब होगा जीरो ट्रांजिट। अब किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने के लिए। ये सारी सिचुएशन अनफोल्ड हुई है। बट अगेन, अगर आप हमें एश्योरेंस दे रहे हैं, और एश्योरेंस अगर ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, एम्बेसडर्स की तरफ से आ रहा है, और आईआरजीसी उसको नहीं मान रहा है, तो सिचुएशन बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो सकती है, और ये पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और जहां तक अभी आप हॉर्मुज की बात करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो सिचुएशन थोड़ी सुधरने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आज ही ईरान की एक कार्गो शिप को यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री या खासकर यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी ने सीज किया, उसके बाद में ईरान ने ड्रोन अटैक्स भी लॉन्च कर दिए थे अमेरिकन वॉरशिप्स के ऊपर, और क्योंकि यूएस डिस्ट्रॉय ईरान की कार्गो शिप को सीज कर लेती है। और खास बात यह है कि अब आईआरजीसी ये कह रही है कि अगर आप नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे, यूएस के नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे, अगर आप हमारे ईरानियन पोर्ट से ईरानियन वेसल्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो व्हाई विल वी अलाउ एनी अदर स्टेट वेसल्स? और ये सारी सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, हॉर्मुज खुला है कि बंद है, किसके लिए खुला है, किसके लिए नहीं खुला है, ये सारी सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। और यूएस की मिलिट्री ने एक वीडियो भी रिलीज किया है जहां पे यूएस वॉरशिप, जो ईरान की एक लिंक शिप है MV2 का, उसके ऊपर फायरिंग करते हुए नजर आती है, और फिर जब उस शिप को रोक लिया जाता है तो यूएस मरीन्स हेलीकॉप्टर से उतरते हुए उस पूरी शिप का कंट्रोल ले लेते हैं। और ये तब हुआ जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि मेरा एक डेलीगेशन जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जहां पे पीस नेगोशिएशन होंगे, और ईरान ने साफ-साफ ये कह दिया कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स में हम हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि उसके ऊपर भी काफी अभी संशय है उसके, और जब मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको एक डिटेल पिक्चर जरूर पेश करूंगा, किस तरीके से पाकिस्तान नेगोशिएशन कर रहा है, ईरान का क्या स्टैंड है, किस तरफ पीस टॉक्स जा रही हैं, एंड व्हाट नॉट। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। And always remember one thing, live in such a way that universe will be proud of you. और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।